एक अस्पताल में 15 साल की दलित लड़की भर्ती है। 8 महीने की प्रेग्नेंट है। डॉक्टरों का कहना है कि अब गर्भपात नहीं किया जा सकता। रेप पीड़ित लड़की की जान जा सकती है। पुलिस का कहना है लड़की को उसके गांव भी नहीं भेजा जा सकता। उसे तथाकथित उच्च जातियों के लोगों से भी खतरा है। 2 साल तक लड़की का रेप किया गया। 17 आरोपी गिरफ्तार हुए। इनमें पीड़िता का दोस्त भी शामिल है। आज शो में इस केस की विस्तार से बात करेंगे और बात करेंगे महिलाओं के खिलाफ हो रहे अपराधों की। उत्तर प्रदेश से लेकर उड़ीसा और आंध्र प्रदेश तक क्यों नहीं रुक पा रहे हैं ये अपराध, हमारा सिस्टम कहाँ फेल हो रहा है, ये सब समझने की कोशिश करेंगे। इसके बाद बात करेंगे अहमदाबाद विमान हादसे की। आखिर 5 साल पहले हुए एक विमान हादसे में सबूत क्यों खोजे जा रहे हैं और संसद की उस रिपोर्ट में क्या चिंता जताई गई थी जो हादसे से बस कुछ महीने पहले ही आई थी। ये भी बताएंगे कि एयर इंडिया को अब क्या हिदायत मिली है। बात CJI BR गवई की भी होगी। उन्होंने विदेश में बुलडोज़र जस्टिस पर एक बयान दिया है। वीडियो रिकॉर्डिंग पर चुनाव आयोग के एक फैसले की भी बात करेंगे और ये भी बताएंगे कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से जम्मू कश्मीर, मणिपुर और बेरोजगारी पर क्या सवाल पूछे गए। नमस्ते और स्वागत। अभिषेक नाम है मेरा और आप देख रहे हैं लल्लन टॉप शो। बड़ी खबर पर चलने से पहले बात बिहार की। राज्य में चुनाव का मौसम है और इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 जून को सीवान पहुंचे। उन्होंने वहां एक रोड शो किया और फिर 35 मिनट तक एक जनसभा को संबोधित किया। उनके साथ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान और NDA के अन्य सहयोगी नेता मौजूद रहे। प्रधानमंत्री ने कहा, कांग्रेस और RJD ने बिहार को पलायन का प्रतीक बना दिया। जिस बिहार ने सदियों तक भारत की प्रगति को नेतृत्व दिया, उसको पंजे और लालटेन के शिकंजे ने पलायन का प्रतीक बना दिया था। प्रधानमंत्री ने 10,000 करोड़ रुपए की योजनाओं का शिलान्यास किया। मढ़ौरा में रेल इंजन फैक्ट्री का उद्घाटन किया और बोले, बिहार में बने इंजन अब अफ्रीका जाएंगे। मढ़ौरा की लोकोमोटिव फैक्ट्री से पहला इंजन अफ्रीका को एक्सपोर्ट किया जा रहा है। यह अफ्रीका जाएगा, वहां की गाड़ी को खींचेगा। आप सोचिए, अफ्रीका में भी बिहार का जय जयकार होने वाला है। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पटना गोरखपुर वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। इस बीच विपक्ष ने भी निशाना साधा। बिहार में जुमलों का साया है, देखो फिर वही आया है। मोदी जी के भाषण से किसी का पेट नहीं भरता है, ना ही किसी को रोजगार मिलता है। उनके भाषण में कोई कंटेंट नहीं था। भाई घिसा पिटा बात बोल करके गए और टेलीप्रॉम्प्टर को में पढ़ करके गए। बिना टेलीप्रॉम्प्टर के तो प्रधानमंत्री बोल ही नहीं पाए। आज कोई पहली बार थोड़ी ना आए हैं। ये पिछले 10-12 साल से लोग यही देख रहे हैं। मोदी जी आते हैं, घोषणा करते हैं, होता कुछ है नहीं। मोदी जी को ये बताना चाहिए कि भाई वो दिन कब आएगा जब बिहार के बच्चों का पलायन रुकेगा। अब बड़ी खबर की बारी। इस महीने की शुरुआत में आंध्र प्रदेश में सत्य साई जिले की पुलिस ने एक मामले की जांच शुरू की। 9वीं क्लास में पढ़ने वाली एक नाबालिग दलित लड़की के गैंग रेप की जांच। आरोप 17 लोगों पर लगा, 14 पर रेप का और बाकी 3 पर मामले को छिपाने का, दबाने का। आरोपियों में लड़की का दोस्त भी शामिल है। डेक्कन क्रॉनिकल की एक रिपोर्ट के मुताबिक 5 जून को पीड़िता के प्रेग्नेंट होने की बात सामने आई। पीड़िता बार बार बीमार पड़ रही थी। इलाज के दौरान डॉक्टर ने बताया कि वो प्रेग्नेंट है। बात पुलिस तक पहुंची, जहां पीड़िता ने बताया कि 14 लोगों ने 2 साल तक उसका बलात्कार किया। बताया कि उसका एक दोस्त उसे एक सुनसान जगह ले गया था जहां उसने रेप किया। बाद में उसी लड़के ने अपने एक दोस्त को इस बारे में बताया। फिर उस लड़के ने भी पीड़िता का रेप किया, वीडियो भी बनाया और ये सब 2 साल पहले शुरू हुआ था। बाद में 12 अन्य लोगों ने पीड़िता से रेप किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक 17 लोगों को अब तक गिरफ्तार किया जा चुका है, जिनमें से 6 के नाम सामने आ चुके हैं। क्या नाम है, सुनिए। अचंपली वर्धन, तलारी मुरली, नंदवर्धन राज, अरेंचेरू राजू, बोया संजीव और बुदीदा राजन्ना, ये सब आरोपी हैं।
17 आरोपियों में से 3 नाबालिग हैं। बालिग आरोपियों की उम्र 18 साल से 51 साल के बीच में है। इंडियन एक्सप्रेस से जुड़े श्रीनिवास जनियाल ने इस मामले पर विस्तृत रिपोर्ट तैयार की है। रिपोर्ट में बताया गया है कि पीड़िता के घर की आर्थिक हालत ठीक नहीं है और वो ऐसे गांव में रहती है जहां तथाकथित उच्च जातियों का प्रभुत्व है। एसपी वी रत्ना ने अखबार को बताया, पीड़िता की कम उम्र और जाति ही 2 वजहें हैं जिसके चलते 2 साल तक उसके साथ अत्याचार हुआ। लगातार हुए बलात्कार के चलते वो प्रेग्नेंट हो गई। 15 साल की पीड़िता को प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी उस सिस्टम की थी। उसकी क्लास टीचर ने ये तक नहीं बताया कि वो स्कूल छोड़ चुकी है। रिपोर्ट के मुताबिक पीड़िता इस समय एक अस्पताल में भर्ती है। 8 महीने की गर्भवती है। डॉक्टरों ने कहा है कि इस स्टेज पर गर्भपात नहीं करवाया जा सकता। वहीं पुलिस का कहना है कि पीड़िता को उसके घर भी नहीं भेजा जा सकता। एसपी ने कहा कि अगर उसे गांव भेजा गया तो कुछ भी हो सकता है। उसकी काउंसलिंग की जा रही है। पीड़िता को उसकी मां के साथ एक सरकारी घर में फिलहाल शिफ्ट किया जाएगा। 3 साल पहले पीड़िता के पिता का निधन हो गया था। उसकी मां ही उसे पाल पोस रही थी। जब मां को पता चला कि बेटी प्रेग्नेंट है तो वो 9 जून को पुलिस के पास पहुंची, जहां उन्होंने आपबीती सुनाई। इधर इस मामले के सामने आने के बाद तथाकथित उच्च जातियों से सामने आने वाले आरोपियों के घर वालों ने पीड़िता की मां पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। एक अधिकारी ने बताया, पीड़िता और उसकी मां जिस गांव में रहते हैं वहां दलित समुदाय की एक छोटी सी आबादी रहती है। एक आरोपी भी दलित समुदाय का है। जब मामला सामने आया तो प्रभुत्व रखने वाली जाति के लोगों ने दबाव बनाया कि पीड़िता की शादी दलित समुदाय के आरोपी से करा दी जाए और बाकी आरोपियों के घर वाले पैसे दे देंगे, मामले को तूल न दिया जाए। पुलिस का कहना है कि 21 जुलाई के आसपास पीड़िता की डिलीवरी हो सकती है। आरोपी जेल में है, लेकिन अगर पीड़िता और उसकी मां को गांव वापस भेजा जाएगा तो उनके ऊपर दबाव बनाया जा सकता है। ऐसे में दोनों पुलिस के संरक्षण में ही रहेंगे। डॉक्टरों का कहना है कि पीड़िता खून की कमी से जूझ रही है, गहरे डिप्रेशन में है। ऐसे में उसे वापस नहीं भेजा जा सकता। लेकिन ये इस तरह का कोई अकेला मामला नहीं है। इसी महीने उड़ीसा से भी एक विभत्स गैंग रेप की खबर आई। गोपालपुर बीच पर एक 20 वर्षीय लड़की के साथ बारी बारी से रेप किया गया। कुल 10 आरोपी गिरफ्तार किए गए, जिनमें से 4 नाबालिग हैं। इसी महीने बलात्कार के और भी मामले सामने आए हैं। सुनिए, बिहार के मुजफ्फरपुर में एक 10 वर्षीय नाबालिग का रेप हुआ। इलाज न मिलने पर उसकी मौत हो गई। महाराष्ट्र के पुणे में 55 साल के शख्स ने 2 नाबालिग लड़कियों से बाल संरक्षण गृह में रेप किया। मध्य प्रदेश के जबलपुर में 2 आदमियों ने 29 साल की महिला से 5 दिन तक रेप किया। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में 8 साल की बच्ची की रेप के बाद हत्या कर दी गई। आरोप 19 साल के लड़के पर है। उत्तर प्रदेश के ही नोएडा में 9 साल की बच्ची का रेप करने के आरोप में 3 शख्स गिरफ्तार किए गए। आरोपी बच्ची के पिता के दोस्त थे। हमने ये सब केस इसलिए आपके सामने रखे क्योंकि महिलाओं के खिलाफ अपराध की तस्वीर बिल्कुल अच्छी नहीं है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो यानी NCRB की 2022 की रिपोर्ट के मुताबिक देश भर में महिलाओं के खिलाफ अपराध के कुल 4,45,256 मामले दर्ज किए गए। मतलब प्रति घंटे 51 FIR। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, सब जगह मामले दर्ज हैं। इन प्रदेशों में सबसे ज़्यादा मामले दर्ज किए गए हैं। और ये स्थिति तब है जब महिलाओं के खिलाफ हुए अपराधों के ज़्यादातर मामले तो दर्ज ही नहीं हो पाते या दर्ज कराए नहीं जाते। ऐसे में सवाल है कि इन अपराधों की जड़ क्या है और क्या महिलाओं के लिए एक सुरक्षित देश और समाज बनाना बहुत दूर की कौड़ी है। हमारा सिस्टम कहाँ फेल हो रहा है? वजह यह है कि एक तो समाज की जड़ में औरतों के खिलाफ जो यौनिक हिंसा है उसके खिलाफ हम ज्यादा जनमत कभी भी तैयार नहीं कर पाए हैं। ये एक बात रही है और हमने बहुत कोशिश की कि कानूनों के द्वारा और कोर्ट्स को बेहतर करके, सेंसिटाइजेशन कोर्सेज करके, ये सब चीजें करके हम इन मुद्दों के बारे में अवेयरनेस भी जागृत करें और लोगों को एक तरह से मोबिलाइज भी करें इस सब के खिलाफ। सामाजिक स्तर पर हमेशा से ही मुद्दों को उठाना बहुत मुश्किल रहा है। इसीलिए हम देखते हैं कि अगर हम महिला आंदोलन का पूरी यात्रा को भी अगर हम देखें तो हमने शुरुआत में इस चीज पे फोकस किया कि कानून कैसे बनेंगे, कानून कैसे औरतों के हकों को प्रोटेक्ट करें, इस पे हमने फोकस किया। लेकिन हमें ये समझ में आया कि जो कानून के प्रोटेक्टर्स भी हैं, जो इम्प्लीमेंटर्स भी हैं, वो भी समाज में से आ रहे हैं और समाज के स्तर पर काम करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। हम कई बार देखते हैं कि हम बाहर जाके धरना प्रदर्शन कर सकते हैं, लेकिन अपने परिवार में ही मुद्दों पे लड़ने में बहुत दिक्कत आती है। पहली बड़ी खबर को यहीं विराम देते हैं। अब दूसरी खबर की बारी। अब बात अहमदाबाद प्लेन हादसे की। जांच अपनी गति से चल रही है। इस बीच एक ज़रूरी जानकारी सामने आई है।
जांच में जुटे लोगों का ध्यान 5 साल पुराने एक विमान हादसे पर गया है। साल 2020 में लंदन के गैटविक एयरपोर्ट से एक विमान एयरबस A321 उड़ान भर रहा था। टेक ऑफ के तुरंत बाद विमान के दोनों इंजन खराब हो गए थे, जिसके बाद पायलट ने मे डे की कॉल दी और विमान 11 मिनट में गैटविक वापस आया। कालांतर में जब इस घटना की जांच हुई तो मालूम पड़ा कि खराब ईंधन के कारण दोनों इंजन फेल हुए थे। हालांकि उड़ान भरने से पहले इस तरह की कोई खराबी नहीं पाई गई थी। इस घटना की जांच यूके की एजेंसी ने की थी। वही एजेंसी अहमदाबाद में हुए प्लेन क्रैश की भी जांच में शामिल है। इधर अहमदाबाद प्लेन क्रैश में मलबे की अभी तक की जांच में पायलट की तरफ से कोई गलती नहीं दिख रही है। विमान के मलबे और वीडियो से साफ है कि टेक ऑफ के कुछ सेकंड के भीतर ही प्लेन में बिजली का मेन सिस्टम फेल हो गया। 24 से 48 घंटों के तकनीकी रिकॉर्ड की जांच की जाएगी। कारण, विमान दिल्ली से पेरिस और टोक्यो की उड़ान भरकर अहमदाबाद आया था। अगर ईंधन की क्वालिटी में कोई दिक्कत पाई गई तो ये इंजन फेल होने का कारण हो सकता है। ये तो हुई जांच से जुड़ी अपडेट। अब एक और ज़रूरी बात, हादसे के चलते पिछले संसद सत्र में पेश की गई एक रिपोर्ट चर्चा में आ गई है। ये रिपोर्ट राज्यसभा में 25 मार्च 2025 को संसद की स्थायी समिति ने पेश की थी। रिपोर्ट में नागरिक उड्डयन महानिदेशालय यानी DGCA, विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो यानी AAIB और नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो यानी BCAS को आवंटित किए गए बजट का जिक्र है। इसके मुताबिक वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए विमान हादसों की जांच और सुरक्षा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए केवल 35 करोड़ रुपए का फंड दिया गया है। रिपोर्ट की माने तो भारत एविएशन मार्केट में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश है। ऐसे में ये फंड बहुत कम है। आंकड़े आपके स्क्रीन पर इस समय चल रहे हैं। यानी एविएशन नियमों और एयरलाइंस की निगरानी की जिम्मेदारी वाले DGCA को कुल 65 करोड़ के बजट का लगभग आधा हिस्सा यानी 30 करोड़ दिया गया। ऐसे में समिति ने सुझाव दिया कि फंड अलॉटमेंट की समीक्षा होनी चाहिए और AAIB और BCAS का बजट बढ़ाया जाना चाहिए। इस बीच DGCA ने बिना जांच के 3 एयरबस उड़ाने के लिए एयर इंडिया को वार्निंग दी है। रॉयटर्स की रिपोर्ट की माने तो इन विमानों को इमरजेंसी इक्विपमेंट की जांच पेंडिंग होने के बावजूद उड़ाया गया। एयरलाइन ने इन दिक्कतों को दूर करने में भी देरी की। इस बीच एयर इंडिया को लेकर और भी खबरें आई हैं। एयरलाइन की फ़्लाइट टिकट बुकिंग में कमी देखी जा रही है। इसके चलते किराया घटा है। वहीं आज के दिन कंपनी ने 8 उड़ानों को टेक्निकल कारणों के चलते रद्द कर दिया। कंपनी ने यह भी कहा है कि वो 21 जून से 15 जुलाई के बीच प्रति सप्ताह 38 इंटरनेशनल फ़्लाइट्स की कटौती करेगी। दूसरी बड़ी खबर यहीं तक। अब सुर्खियों की बारी। भारत के मुख्य न्यायाधीश BR गवई ने इटली में बुलडोजर जस्टिस को लेकर एक बयान दिया। कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी, कार्यपालिका को जज और जूरी बनने से रोक दिया। दरअसल CJI सुप्रीम कोर्ट के साल 2024 में दिए गए फैसले का जिक्र कर रहे थे, जिसमें कानूनी प्रक्रिया को दरकिनार कर आरोपियों के घरों को मनमाने ढंग से ना गिराने का आदेश दिया गया था। कोर्ट ने कहा था कि इस तरह के एक्शन संविधान के अनुच्छेद 21 यानी जीवन के अधिकार का उल्लंघन करते हैं। CJI सामाजिक आर्थिक न्याय देने में संविधान की भूमिका इस नाम से आयोजित एक कार्यक्रम में अपनी बात रख रहे थे। इसे मिलान कोर्ट ऑफ अपील में आयोजित किया गया था। उन्होंने कहा कि घर बनाना लोगों के सामाजिक और आर्थिक अधिकारों का एक पहलू है। ये बरसों की मेहनत, सपनों और आकांक्षाओं का फल होता है। इसे केवल एक प्रॉपर्टी के तौर पर नहीं देखा जा सकता। ये स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी का सिंबल है। चुनाव आयोग ने वीडियो और फोटो से जुड़े डेटा को स्टोर करने के नियमों में बदलाव किए हैं। अब रिजल्ट आने के 45 दिन बाद चुनाव से जुड़े फोटो और वीडियो मिटा दिए जाएंगे। यानी चुनाव रिजल्ट आने के 45 दिनों तक ही चुनाव से जुड़े CCTV फुटेज और डेटा सुरक्षित रखे जाएंगे। शर्त ये कि अगर इस बीच कोई याचिका चुनाव आयोग के पास नहीं डाली जाती है तो इन रिकॉर्ड्स को मिटा दिया जाएगा। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक चुनाव आयोग ने यह फैसला हालिया मिसयूज के कारण लिया है। इससे पहले नामांकन से पहले के फुटेज को 3 महीने तक और नामांकन के बाद के वोटिंग और काउंटिंग तक के फुटेज 6 महीने से 1 साल तक के लिए सुरक्षित रखे जाते थे। अगली सुर्खी, मोदी सरकार के 11 साल पूरे हो गए हैं। इस मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इकोनॉमिक टाइम्स को इंटरव्यू दिया। पहलगाम, आतंकी हमले, जम्मू कश्मीर, मणिपुर, बिहार में NDA CM कैंडिडेट और बेरोजगारी पर गृह मंत्री ने अपनी बात रखी। इंटरव्यू की क्या खास बातें रहीं, बिंदुवार समझते हैं। पहली बात, कश्मीर में आतंकवाद की जड़ों को खत्म करने के लिए काम किया जा रहा है। पिछले 1.5 साल में किसी भी कश्मीरी युवक ने हथियार नहीं उठाया। दूसरी बात, पहलगाम में आतंकी हमला पर्यटन के लिए अस्थायी झटका है, लेकिन 1-2 साल में स्थिति सामान्य होने की उम्मीद है। अगली बात, भारत ने पाकिस्तान में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक की। ऑपरेशन अभी खत्म नहीं हुआ है। सिंधु और चेनाब के पानी को ब्यास से जोड़कर उसे दिल्ली के रास्ते गंगानगर ले जाएंगे। सभी नदियों को जोड़ने के लिए हमें 160 किलोमीटर लंबी कैनाल बनानी होगी।
भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। प्रति व्यक्ति आय दोगुनी होगी और FDI में 143% की ग्रोथ हुई है। GST ने पूरे देश में समान विकास को बढ़ावा दिया है। अब उत्तर प्रदेश, ओडिशा, पूर्वोत्तर जैसे राज्यों में भी मैन्युफैक्चरिंग बढ़ रही है। NDA सरकार ने UPA की तुलना में 4 गुना अधिक रोजगार पैदा किया है। गृहमंत्री ने यह भी कहा कि मणिपुर में हम दोनों पक्ष से बात करने में जुटे हैं, वहाँ स्थिति सुधर रही है। बिहार में विकास चुनावी मुद्दा होगा। नीतीश कुमार के नेतृत्व में NDA चुनाव लड़ेगी। बात अमित शाह की हो रही है तो भाषण पर दिए गए उनके एक बयान की भी चर्चा कर लेते हैं। उन्होंने एक कार्यक्रम में भारतीय भाषाओं के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि वो दिन दूर नहीं जब भारत में लोग अंग्रेजी बोलने पर शर्म करेंगे। अमित शाह के इन बयानों पर कांग्रेस की तरफ से भी प्रतिक्रिया आई। कांग्रेस ने जमकर आलोचना की। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा, बीजेपी RSS नहीं चाहते कि भारत का गरीब बच्चा अंग्रेजी सीखे, क्योंकि वो नहीं चाहते कि आप सवाल पूछें, आगे बढ़ें, बराबरी करें। आज की दुनिया में अंग्रेजी उतनी ही ज़रूरी है जितनी आपकी मातृभाषा, क्योंकि यही रोज़गार दिलाएगी, आत्मविश्वास बढ़ाएगी। भारत की हर भाषा में आत्मा है, संस्कृति है, ज्ञान है। हमें उन्हें संजोना है और साथ ही हर बच्चे को अंग्रेजी सिखानी है। दिन की बाकी सुर्खियों के लिए चलते हैं न्यूज़ रूम। एक ज़रूरी बयान आया है। बयान है PM मोदी का। बिहार दौरे के बाद आज ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर पहुंचे PM मोदी ने बताया कि वो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के न्योते के बाद भी अमेरिका क्यों नहीं गए। सुनिए PM मोदी ने क्या कहा। अभी 2 दिन पहले मैं कनाडा में G7 समिट के लिए वहां था और अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने मुझे फोन किया। उन्होंने कहा कि अब कनाडा तो आए ही हैं तो वॉशिंगटन होकर के जाइए, साथ में खाना खाएंगे, बातें करेंगे। चलते चलते एक ज़रूरी सूचना। ईरान इजराइल मसले पर अलग अलग दावों, आरोपों और भविष्य की संभावनाओं को समझने के लिए हमने बीते दिनों भारत में इजराइल के एम्बेसडर रोवेन अजार से बात की। इस बातचीत का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप भी देख सकते हैं। आज का लल्लन टॉप शो यहीं समाप्त होता है। अपना और अपनों को ख्याल रखिए। लल्लन टॉप देखते रहिए। शुक्रिया।